आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन अंदर हम पढ़ेंगे मीडियम स्टरलाइजेशन, उसके बाद बैच और कंटिन्यूअस कल्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का क्या है हमारा टॉपिक? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में हम कौन सी स्टरलाइजेशन पढ़ेंगे? मीडियम स्टरलाइजेशन। मीडियम स्टरलाइजेशन किसके करेंगे हम? बैच एंड कंटिन्यूअस। आज हम बैच और कंटिन्यूअस के पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम प्राची प्रिया है और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ अपने चैनल रिवीजन तरीका में। समझने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने अनवांटेड जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम रिमूव करते हैं। किसी भी प्रोसेस की हेल्प से हम इन सबको रिमूव करते हैं या किल करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन। जो प्रोसेस जिससे हम इस अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं या किल करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन। मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपने मीडिया में नहीं चाहिए होगा उसे हमें रिमूव करना है। अनवांटेड थिंग मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे हम रिमूव इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारे मीडिया में कोई अलग सी चेंजेस ना करे, अपनी कोई इफेक्ट ना दिखाए, तो उसे हमें रिमूव करना होता है। तो रिमूव हम करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन। तो यहाँ से हमारी मीनिंग क्लियर हो गई, स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं। अब स्टरलाइजेशन करते कैसे हैं? स्टरलाइजेशन करने के हमारे पास बहुत से प्रोसेस होते हैं। कई बार जो मीडिया लेते हैं उसमें भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास हीट लेबाइल, दूसरा होता है हमारे पास हीट रेजिस्टेंस। अब हीट लेबाइल और हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हीट लेबाइल का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ज्यादा हीट को सहन नहीं कर सकता, मतलब उसकी सहन शक्ति उतनी नहीं होती है। अगर इसमें हम क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर देंगे तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? उनकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये उतने हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते, हीट नॉन टॉलरेबल होते हैं। अब हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर इसे हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी देंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट कर जाएंगे, वो नहीं मरेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ नहीं होंगे, वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट कर जाएंगे। रेजिस्टेंस होती है इनमें और ये क्या करते हैं? स्केप कर जाते हैं, उस पीरियड को, उस हीट वाले पीरियड को स्केप कर जाते हैं और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसे नहीं मरते हैं। तो और होता है कई बार हमारी जो मीडियम होती है उसमें भी इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनको हमें स्टरलाइज करना पड़ता है। अगर हमारे पास जो मीडिया है, जिस मीडिया में हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं जो कि हीट लेवाइल है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो हम मीडियम पे काम कर रहे हैं अपने लैब में, वो मीडियम में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हीट लेवाइल है। मतलब कि अगर हम उसे हीट वगैरह करते हैं तो वो मर जाएगी। मैं फिर से, जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक सोल्यूशन कह लो, ये हमारे पास, इसमें हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो जो हमारे पास इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो हीट लेवाइल है। हीट लेवाइल मतलब क्या? अगर हम इसे हीट करते हैं इस फ्लास्क को तो जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मर जाएगी। तो अनवांटेड के साथ साथ में जो हमें चाहिए हम उसे भी मार देंगे, तो ये हमें नहीं करना है। तो इस टाइम पे जो हमारी इस टाइप की मीडियम है इसे हम कैसे स्टरलाइज करेंगे? तो इसे स्टरलाइज करने का हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं फिल्टर स्टरलाइजेशन। मेथड है हमारे पास
फिल्टर स्टरलाइजेशन। फिल्टर स्टरलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने हीट लेवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टरलाइज कर सकते हैं। फिल्टर स्टरलाइजेशन, फिर से बोलते हैं फिल्टर स्टरलाइजेशन हमारे पास एक मेथड है जिसकी हेल्प से जो हमारे हीट लेवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम स्टरलाइज कर सकते हैं। अब कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं? हमारा फिल्टर स्टरलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे फिल्टर की मेम्ब्रेन होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर, उसमें जो पोर होते हैं उनके पोर का साइज होता है। तो इससे जो होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एस्केप नहीं कर पाता है। कुछ इस तरह की होती है हमारी फिल्टर स्टरलाइजेशन, जिसमें अपने सिरिंज के हेल्प से ऊपर यहाँ पे फिल्टर मेम्ब्रेन होता है, इसमें बीच में फिल्टर मेम्ब्रेन लगा होता है। मैं आपको एक अच्छी सी डायग्राम बना के दिखाती हूँ। हम अपने फिल्टर स्टरलाइजेशन की डायग्राम बना रहे हैं। फिल्टर स्टरलाइजेशन में कुछ इस तरह का होगा, आपने अपने लैब में कभी न कभी देखा होगा। यहाँ पे फिल्टर मेम्ब्रेन लगी होती है, ये हो गई हमारी फिल्टर मेम्ब्रेन। इसमें हम ऊपर से, और इसके जो साइज होता है 0.2 माइक्रोमीटर, इसकी जो पोर की साइज होती है फिल्टर मेम्ब्रेन की, तो इसमें हम ऊपर से अपने जो हमारा मीडिया है उसे हम डालते हैं और यहाँ से जो मीडिया हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा स्टरलाइज्ड मीडिया होता है। तो इस तरह का होता है हमारा कुछ फिल्टर मेम्ब्रेन, फिल्टर स्टरलाइजेशन मेथड, जिसमें ऊपर से अपने सॉल्यूशन को डालते हैं और हमारा सॉल्यूशन जो हमारा नीचे या मीडियम कह लो वो फिल्टर होके फिल्टर आउट होता है। तो यहाँ पे हम जो हीट लेवल होते हैं, मतलब जिसको हम हीट नहीं कर सकते, उस टाइप के बैक्टीरिया को, सॉरी उस टाइप के सॉल्यूशन को हम आराम से फिल्टर स्टरलाइजेशन की हेल्प से हम अपना स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक जिसमें फिल्टर स्टरलाइजेशन यूज कर ली। अब जो हमारे पास आते हैं जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, जो मतलब हीट करने पे नहीं मरते, तो उस टाइप को स्टरलाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उस टाइप के स्टरलाइजेशन के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है। जैसे कि हमारे पास हो गई केमिकल मेथड, दूसरी हो गई हमारी रेडिएशन मेथड, तीसरी हो गई कि हम उसे हाई हीट प्रोवाइड करें ताकि वो मर जाए। कई होते थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो नहीं मरते, जो रेजिस्टेंस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये हम कर रहे हैं हीट रेजिस्टेंस के लिए। हीट रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहला मेथड यूज करेंगे केमिकल मेथड, दूसरा मेथड हम यूज करेंगे वो होगा हमारा रेडिएशन, थर्ड जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारे पास हीट। अब हीट वाले में हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास केमिकल वाला मेथड आता है, केमिकल वाले में हम क्या यूज कर सकते हैं? अल्कोहल वगैरह कुछ ऐसे केमिकल यूज कर सकते हैं जो हमारी उसकी जो हमारी बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म आउटर लेयर होती है उसको ब्रेक कर देती है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो अपने आप डीनेचर हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले कॉमनली जो यूज करते हैं, कॉमनली जो हम यूज करते हैं अपने लैब में अल्कोहल वाली चीज, 70% या 90% जो हमारा लैब में जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल यूज करते हैं। लैब में हम इसे इथेनॉल, ये हमारी यूज होती है। उसके बाद आती है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब समझने चाहिए, हम अपनी यूवी लाइट देते हैं, यूवी रेज। ये सब जो होती है हमारी रेडिएशन क्या करती है, जो हमारे म्यूटेशंस हो जाती है, जो हमारा अनवांटेड प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन हो जाएगी और वो आराम से वो खराब हो जाता है, वो हमारा रिमूव हो जाता है। यूवी रेडिएशन ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? LAF। कहाँ पे होते हैं हमारे लैब में? लैमिनार एयर फ्लो हुड, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं। उसमें जो हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं उसमें से, सॉरी हैपा फिल्टर्स लगे, उसमें जो हमारी लेमिनार फ्लो में जो हमारी ट्यूब लगी होती है ऊपर, जो कि हम 15 मिनट्स के लिए ऑन करते हैं अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले। तो वहां पे हमारा जो सरफेस स्टरलाइजेशन होता है, सरफेस स्टरलाइजेशन हमारी यूवी रेडिएशन, ये यूवी जो रेज होती है उनकी वजह से होता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास
हीट में क्या करते हैं हम, दो टाइप पे कर सकते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, मतलब हम तो ड्राई हीट देंगे और दूसरे में हम क्या देंगे, मॉइस्ट, या इसे हम कह सकते हैं वेट। ड्राई हीट मतलब इसमें हम जो भी हीट देंगे उसमें कोई भी पानी वगैरह का कोई भी काम नहीं होगा। तो जो ड्राई हीट आता है उसमें क्या करते हैं हम 130 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक कहाँ पे रखते हैं, अपने सामान को ओवन में रखते हैं। और जैसा कि क्या कहते हैं ओवन में हम तो क्या रख सकते हैं, ग्लास वेयर्स रख सकते हैं। ग्लास वेयर्स की कंटेमिनेशन को हम रिमूव कर सकते हैं। ग्लास वेयर की कंटेमिनेशन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अपने ओवन में रख के। तो ग्लास वेयर पे कई बार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे डिटर्जेंट वगैरह से नहीं निकलती है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे ड्राई ही दे सकते हैं अपने ओवन में। उसके बाद आता है हमारे पास वेट में, क्या आता है हमारे पास, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव यूज कर सकते हैं। ऑटोक्लेव हमें पता है जो हम लैब में बहुत ही कॉमनली, बहुत ही साइंस से हम यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है 121 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 15 PSI पे फॉर 20 to 30 मिनट्स के लिए हम जो अपनी जो हमारे पास सोल्यूशन या कुछ भी हमारा बीकर इसमें मीडिया कंटेन कर रहा है उसे हम ऑटोक्लेव करते हैं। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर होता है वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो इससे हमारी जो मीडिया है वो स्टरलाइज हो जाती है। हमारी स्टरलाइजेशन करने की हमारी जो हीट रेजिस्टेंस है उसमें हमने क्या क्या देखा, केमिकल, रेडिएशन, हीट। तो यहाँ पे अल्कोहल के साथ कई सारे डिटर्जेंट्स भी हम यूज करते हैं जिससे हम अपनी अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म को हटा सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम लैब में इथेनॉल यूज करते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं। उसको तो हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन में हम यूवी रेज का यूज कर सकते हैं जो म्यूटेशन काउज कर देती है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वहाँ पे थायमिन TD के डाइमर बना देती है। उसके बाद हमारे कहाँ पे मिलता है देखने को, लैमिनार एयर फ्लो में जो हमारे पास होता है ट्यूबलाइट जो लगी होती है, जो पर्पल कलर की मेनली जल रही होती है, उसके बाद हमारे यूवी रेज। उसके बाद हीट में हम क्या यूज करेंगे, ड्राई और मॉइस्ट। ड्राई में हम ओवन में अपने ग्लासवेयर को कर सकते हैं, इसमें अपने जो भी हम बीकर्स में अपने सॉल्यूशंस कंटेन करते हैं उसे हम स्टरलाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑटोक्लेव की हेल्प से हो सकता है। तो इसके बाद आता है हमारे पास स्टरलाइजेशन में बैच स्टरलाइजेशन। ये हमारा नॉर्मल एक स्टरलाइजेशन का प्रोसेस था। इसके बाद आता है हमारे पास बैच स्टरलाइजेशन और हमारे पास कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन। जैसे नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि बैच स्टरलाइजेशन। बैच का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें अपनी कोई भी चीज एक बार हमने लगा ली और एक ड्यूरेशन, एक पीरियड का टाइम हम उसे चेक करेंगे या अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेंगे। तो बैच स्टरलाइजेशन में क्या होता है, जो भी हम अपने, जैसे कि हमें एक यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या किया, हमें 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 PSI पे फॉर 20 to 30 मिनट के लिए हम छोड़ सकते हैं। उसे हम लगा के ऑटोक्लेव सेट करके रख देते हैं। उसको 15 to 20 मिनट्स के बाद जो हमारा मीडिया होता है वो अपना स्टरलाइज होके हमें वापस मिल जाता है। तो ये एक तरीका है जिसमें हम बैच स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें, इसकी इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे किसी चीज को हम डेल से डिनोट करते हैं, जो हमारी हीट वगैरह होता है। डेल जो होता है यहाँ पे हमारा, वो एक इक्वेशन जो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, आर्हेनियस इक्वेशन, उसमें आ जाता है। तो डेल यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ओवरऑल, इसमें हम लिख सकते हैं क्या होता है हमारा, डेल का सिंबल हमेशा उल्टा होता है, डेल हीटिंग प्लस यहाँ पे क्या हो गया, हीट होने के बाद क्या होगा, उसकी होल्डिंग, कितनी देर पे होल्ड किया, 121 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस क्या होगी इसकी कूलिंग। अगर आप लोगों ने ऑटोक्लेव यूज किया होगा तो आपको ये इक्वेशन बहुत ही इजी समझ आ रही हो कि मैं क्या लिख रही हूँ।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ऑटोक्लेव के लिए इक्वेशन मैंने लिखी है जिसमें क्या होता है ओवरऑल उस ऑटोक्लेव में क्या हो रहा होता है। ऑटोक्लेव होता है, पहले क्या होता है हीट होता है उसका, तो होल्ड करता है वो 15 psi जन तक हम उसे उसमें छोड़ के रखे होते हैं। तो क्या होता है 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 psi पे। psi क्या होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी कूलिंग करते हैं। तो ये हमारा एक बेस्ट स्टरलाइजेशन का मेथड है फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास आता है HTST, मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें बैच में स्टरलाइजेशन करनी है, अगर हम टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं तो उसे कम देर के लिए स्टरलाइज करेंगे। दूसरा होता है हमारे पास लो टेम्परेचर हाई टाइम। यहाँ पे होगा हमारा लो टेम्परेचर हाई टाइम या लॉन्ग टाइम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है रिवर्स कि अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उसे हम बहुत कम देर के लिए स्टरलाइज करेंगे, अगर कम टेम्परेचर देते हैं तो थोड़ा सा जो ड्यूरेशन होगा उसे हम बड़ा कर देंगे। तो ये होता है हमारा बैच कल्चर में। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं मेलियार्ड टाइप ब्राउनिंग जो होती है वो हमारी बैच कल्चर में आएगी, पर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमने अपनी करनी इक्वेशंस उसके साथ हम उसे समझेंगे। तो हमारा बैच कल्चर में बेसिकली हमने क्या देखा, ओवरऑल ऑटोक्लेव देखा, उसके बाद HTST देखा, LTHT देखा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन। कंटिन्यूअस का नाम भी ऐसे पता चलता है। अगर आपने मेरी बैच और कंटिन्यूअस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है मैंने उसमें समझाया है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन। कंटिन्यूअस का नेम में पता चल रहा है कि हमारे जो भी प्रोसेस है वो चल रही होगी, उसके साथ के साथ जो हमें क्या करना है स्टरलाइज करना है। तो बैच वाले में तो थोड़ा इजी होता है कि एक बार हमने लगा दिया और रख दिया, पर जो कंटिन्यूअस होता है वो थोड़ा टीडियस मेथड होता है जिसमें हमें स्टरलाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन में हम स्टरलाइज करने के लिए हम दो मेथड की यूज करेंगे, दो टेक्निक यूज करेंगे। एक तो होगा हमारा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर, इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर से, डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, वो एक सिस्टम होता है, प्रोसेस जिसमें अपना जो हमारा मीडियम उसे हम डाल देते हैं और वो एक स्टरलाइज होकर बाहर आ जाता है। पर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा आता है। तो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, समझ रहे हो, वो पाइप जैसा होता है वो हमारे सिस्टम में। तो हमारे पास पहला होता है जिसमें से हमारे क्या होते हैं अनस्टरलाइज जो मीडिया होता है वो क्या करता है इन करता है, इसकी एंट्री होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है प्री हीट या मतलब एक्सचेंजर्स लगे होते हैं, तो प्री हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं इसे हम। उसके बाद हमारा ये निकलता है और ये हमारा जाता है, यहाँ से हम इसे स्टीम देते हैं। उसके बाद ये हमारा हीटिंग कॉइल में जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन चैम्बर होता है। और यहां से जो हमारी होती है स्टीम निकल भी रही होती है। उसके बाद ये हमारे पास जाता है हीट एक्सचेंजर में। ये जो होता है ये क्या होता है, ये हीट एक्सचेंजर होता है। ये प्री हीट एक्सचेंजर था, ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर होता है। उसके बाद यहां से निकल के जाता है हमारे कूलिंग हीट एक्सचेंजर में। और जो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है स्टरलाइज मीडिया आउट। और यहाँ पे बीच में एक और प्रोसेस होती है जिसमें यहाँ पे होता है हमारा
कूलिंग वाटर, मतलब ठंडा पानी जो होता है वो यहाँ पे अंदर आता है और यहाँ से जो होता है ठंडा पानी हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा डायरेक्ट है, वो ये जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है? कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन डायरेक्ट हीट, मतलब डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको फिर से रिपीट करते हैं, हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम अपना हमारा जो मीडिया अनस्टरलाइज मीडिया से हमें स्टरलाइज करना है उसको हम इसमें डालते हैं, उसको तो प्री हीट एक्सचेंजर की ओर से क्रॉस करता है, उसके बाद उसे स्टीम मिलती है, वो हीटिंग कॉइल में जाता है, उसके बाद एक्सपेंशन चैम्बर में जाता है जहां से कुछ स्टीम निकल जाती है, उसके बाद वो क्रॉस होके हीट एक्सचेंजर में आता है, उसके बाद हीट एक्सचेंजर में आने के बाद वो हीट एक्सचेंजर को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे कूलिंग चैम्बर होता है जिसमें से हमारा वाटर ठंडा पानी आ रहा होता है, फिर जो ठंडा पानी जो हमारी हीट को लग के वो गर्म हो जाता है तो वो भी आउट हो रहा होता है, फिर जो हमारे पास एट लास्ट क्या होता है, हमारा जो स्टरलाइज मीडिया है वो बाहर आ जाता है। तो ये फिर कंटिन्यूअस मेथड, इसमें हम अपना अनस्टरलाइज मीडिया डालते जाते हैं और वो एक सिस्टम के थ्रू हमारा स्टरलाइज मीडिया होकर निकलते रहता है। तो ये कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन का एक मेथड है, जो एक प्रोसेस है, इसे फॉलो करते हैं। इसके एडवांटेजेस होते हैं हमारे बैच स्टरलाइजेशन के और ओवर उसके ऊपर एक स्टरलाइजेशन के एडवांटेज है वो ये है कि मतलब इसमें जो हमारा हीट होता है वो ज्यादा देर मीडिया के कांटेक्ट में नहीं आ रहा होता है, ये फास्टली जो हमारा सिस्टम, उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने बैच एक सिस्टम लगाया, हमने ऑटोक्लेव में लगाया, तो यहाँ पे जो हमारा 30 मिनट्स के लिए जो हमारा मीडिया होता है वो कंटिन्यू एक प्लेस पे पड़ा होता है और उसमें जो हमारी हीट है वो लग रही होती है। तो ये था हमारा डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में क्या होता है। तो ये डायग्राम अगर आप कहीं भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अगर आप बना देते हो तो बहुत ही अच्छा 2 मार्क्स कंप्लीट मार्क्स हमें बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप डायग्राम बना के साथ एरो के साथ अगर इसके आप वेल लेबल डायग्राम बनाते हो तो बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। तो इसका आता है हमारे पास इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। इनडायरेक्ट का मतलब ही समझ आ रहा है कि मतलब वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट उसे स्टरलाइज करेगा। इनडायरेक्ट हीट, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, 2 टाइप से स्टरलाइजेशन। तो मीडिया इधर से क्रॉस कर रही है तो उसी के साइड से जो हमारा स्टीम है उसको भी हम पास करा सकते हैं, या तो उसे एंटी पैरेलल या तो उसे हम पैरेलली क्रॉस करा सकते हैं। इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो हमारे पास चैम्बर होता है, हम 2 टाइप के चैम्बर बना रहे हैं। तो एक में तो हमारा क्या होगा, वो पैरेलल होगा, एक में होगा हमारा एंटी पैरेलल। तो हमारा मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, तो जो मैंने ड्राइंग बनाई थी ये कंसेंट्रिक पाइप्स होती है। ये क्या है, कंसेंट्रिक पाइप्स होती है ये, और इसके बीच में जो होता है हमारा रॉड होता है, स्पाइरल रॉड होता है। स्पाइरल रॉड होने का ये बेनिफिट है कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके बीच में हमारा मीडिया क्रॉस करता है वो उसको ज्यादा टाइम मिलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्पाइरल रॉड। ये पैरेलल वाले केस में क्या होता है, जो हमारा स्टीम होता है वो इधर से एंटर कर रहा होता है, स्टीम जैसे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब इसके साथ क्या होता है, हमारा मीडिया भी इसी मतलब सेम डायरेक्शन में मीडिया भी हमारा जो है इधर से ही हम डाल रहे होते हैं। इधर से जो हमारा होता है स्टरलाइज मीडिया क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेम डायरेक्शन में हमारा मीडिया और स्टेम जा रहा होता है वो हमारा पैरेलल वाला हो गया। ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें क्या होता है, हमारा स्टेम और मीडिया एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ रहे होते हैं, ये एक पाइप में होते हैं
जिसमें से हमारा मीडिया स्टरलाइज होकर बाहर आ जाता है। ये तो मैंने एक डायग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाया है। तो ये था हमारा पैरेलल वाला मेथड, जिसमें स्टीम और जो मीडिया है वो एक सेम डायरेक्शन में पास आउट होकर स्टरलाइज होकर निकल रहा है। तो अब मैं बताती हूँ कि एंटी पैरेलल वाले में क्या होता है। एंटी पैरेलल वाले में जो होता है, हमारे पास एक साइड से हमारी स्टीम जा रही होती है और जो दूसरे साइड से हम अपने मीडिया को डालते हैं। तो एंटी पैरेलल की हमें जरूरत क्या है, उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा मीडिया होता है उसे ज्यादा टाइम स्टीम के साथ कांटेक्ट में आने को मिल जाता है। ये हो गई हमारी कंसेंट्रिक पाइप्स और ये हमारी रॉड हो गई। जैसे कि अगर स्टीम मान लो इधर से जा रहा है तो हमारा मीडिया की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड से होगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एंटी पैरेलल होगा तो इसमें जो हमारी होल्डिंग की जो टाइम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। होल्डिंग टाइम क्या होगी? होल्डिंग टाइम हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। होल्डिंग टाइम हमारी इंक्रीज हो जाती है। हमारा इनडायरेक्ट या कह लो एंटी पैरेलल। तो इन दो टाइप से जो हमारा कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन हो सकता है, जो कि हमारा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें बस यही है कि एंटी पैरेलल दो टाइप के एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं हम, डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर और इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में मैंने आपको जो पहला डायरेक्ट डायग्राम बनाया था वो था हमारा, और ये था हमारा इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। इसको आप बेसिकली 2 मार्क्स में या 5-10 मार्क्स किसी में भी आए तो आप इसे डायग्राम की हेल्प से बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन आएगा तो पहले हम स्टरलाइजेशन की जो हमने 2-3 मेथड पढ़े कि हमारे हीट के लिए कौन सा हम यूज कर सकते हैं, हीट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा नहीं यूज कर सकते, किसी के लिए भी जो सा यूज कर सकते हैं वो। तो एक बार हम सम अप कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। हमने हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में हमने क्या पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि एक प्रोसेस है। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें मीडियम स्टरलाइजेशन पढ़ना था। मीडियम स्टरलाइजेशन में जो कि हमने बैच और कंटिन्यूअस के लिए, बैच में हमने ऑटोक्लेव, HTST, LT, HT। कंटिन्यूअस में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर पढ़े। डायरेक्ट और हीट, और इस सबसे पहले जो हमने मेन देखा वो हमने देखा स्टरलाइजेशन करते कैसे हैं, मतलब हाउ स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं। या तो हम केमिकल मेथड यूज करते हैं या हम रेडिएशन वाला मेथड यूज करते हैं या तो हम कोई हीट वाली मेथड यूज करते हैं जिसमें हमारा ड्राई और वेट हीट दोनों आता है। ड्राई कह लो, वेट हीट कह लो या मॉइस्ट हीट कह लो। इसके बाद ये जो हमारा था ये हमारा हीट रेजिस्टेंस के लिए था, और इसके बाद हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि हीट को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर स्टरलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर किया। तो इसके अलग तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने बैच और कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन की आज एक ब्रीफ ओवरऑल हमने ऊपर से देखा, उसको हम अपने इक्वेशंस के हेल्प से समझेंगे कि इक्वेशंस और ग्राफ की हेल्प से कि वो सच में ऐसा क्यों नहीं होता। हमारा जो स्टरलाइजेशन होता है वो हमारा जो हमने इक्वेशन लिया कि डायरेक्ट स्टरलाइजेशन करेंगे तो ऐसे होगा, या जो HTST LTST पढ़ा ये सबको हम इक्वेशनली ड्राइव करेंगे और अपने ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर हिट करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल के लिए आप शेयर करें चैनल के लिंक को, और इस वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।